नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। मोदी सरकार के तीसरे दौर का पहला बजट आज पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार ये 7वां बजट था और एक नया रिकॉर्ड आज उनके नाम बन गया। उन्होंने आज आम बजट पेश किया और इसके साथ पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के लगातार 6 आम बजट पेश करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस बजट के साथ ही वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के तीसरे दौर में देश की अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय कर दी है। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्र समेत कई ऐसे सेक्टर रहे जिसमें खास घोषणाएं की हैं। युवाओं को रोजगार देने पर खासा तवज्जो आज के बजट में दिखाई दिया है। कर्ज से जुड़ी नई योजनाओं के बारे में तमाम बातें की गई हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बजट में खासा जोर दिया गया है। इस बजट की कुछ 3-4 बड़ी बातें हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े बदलावों का ऐलान भी आज वित्त मंत्री ने किया, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था और नए आयकर टैक्स के स्लैब्स में बदलाव शामिल हैं। बजट के जरिए वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9% करने का ऐलान किया है, जो कि पहले 5.1% पर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटे को और कम करने की कोशिश सरकार करेगी और इसको 4.5% पे लाने की उनकी कोशिश रहेगी। दुनिया का सबसे बड़ा खेल कुंभ ओलंपिक खेल अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, जिसमें भारतीय दल पूरे दमखम के साथ उतर रहा है ताकि इस बार मेडल जीतने का नया रिकॉर्ड बना सके। इसी तरह से बीते 10 वर्षों की नींव पर इस साल का बजट भी निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा है और कोशिश वही है कि आर्थिक विकास की इस रेस में भारत बहुत तेजी से विकसित राष्ट्रों की गिनती में जल्द से जल्द शामिल हो सके। तो 2024-25 के आम बजट की खास बातों को ओलंपिक के अंदाज में आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कि आखिरकार कौन विकास की इस रेस में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर आज उभर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आम बजट के बड़े चैंपियन कौन रहे हैं, और ये हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले बजट में 4 सबसे बड़े चैंपियन दिखाई देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो सरकार के बड़े सहयोगी दलों का पूरा ध्यान इस बार रखा गया। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो देने से सरकार इनकार कर चुकी थी, लेकिन उनके लिए बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और इस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खुश करने की कोशिश की गई है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी। तो अगर ओलंपिक के अंदाज में देखना चाहें कि सबसे बड़ा चैंपियन बनकर कौन उभरा है, तो सबसे बड़े चैंपियन के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि आज बिहार के लिए सड़क और पावर प्रोजेक्ट मिलाकर करीब 58,900 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई हैं, जिसमें 3 एक्सप्रेसवे बनाने की बात बिहार में की गई है। महाबोधि विष्णुपाद मंदिर का कॉरिडोर बनाने की बात भी इस बजट में की गई है। यानी जो बात मांग नीतीश कुमार करते रहे, उन मांगों का ख्याल आज निर्मला सीतारमण ने रखा है। और अब इस बजट के अगर दूसरे चैंपियन की बात की जाए इस ओलंपिक नुमा अंदाज में, तो चंद्रबाबू नायडू का नाम आता है, और वो इसलिए कि उनकी जो नई राजधानी प्रस्तावित है आंध्र प्रदेश की, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने आज के बजट में आवंटित कर दिए हैं। एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट को फंड करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, जो कि चंद्रबाबू नायडू चाहते थे। वहीं विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर को भी फंड करने की बात भी केंद्र सरकार ने कर दी है। जाहिर तौर पर इससे चंद्रबाबू नायडू को काफ़ी ज़्यादा राहत ज़रूर मिलेगी और खुशी भी उनको होगी। और अगर तीसरे चैंपियन की बात की जाए तो इस बजट का तीसरा बड़ा चैंपियन कौन है, तो तीसरा बड़ा चैंपियन है वो लोग जिन्होंने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है, क्योंकि उनके लिए टैक्स में आज भारी छूट का ऐलान किया गया है। यस, जिन लोगों ने नई टैक्स व्यवस्था चुनी है उनको इस बार टैक्स में छूट मिली है। वो स्लैब्स क्या हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चौथा चैंपियन देख लेते हैं इस ओलंपिक नुमा ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार इस बजट का चौथा चैंपियन कौन है, और वो है देश के युवा। खास तौर पर तवज्जो दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर। सबसे पहले तो ईपीएफओ में दर्ज पहली नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये देने की बात की गई है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए मदद करेगी सरकार। इंटर्नशिप के जरिए
कौशल विकास के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए 1.48 हजार करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। यानी युवा को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिले, इस तरफ सरकार का खासा ध्यान इस बजट में रहा है। तो ये इस सरकार के इस बजट के 4 बड़े चैंपियन रहे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और वो लोग जिन्होंने नई टैक्स व्यवस्था को चुना, और देश के युवा। एंजल टैक्स को जो हटाया गया है, ये हमारे जो स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा एक कदम है, क्योंकि काफी सारे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स अथॉरिटीज के साथ एंजल टैक्स के चलते कई बार मुद्दे आ जाते हैं। तो इसको हटाया जाना हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी रोजगार में काफी बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा यदि हम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर ध्यान दें, तो जो वित्त मंत्री साहिबा ने जो बताया कि अगले 6 महीने में नया टैक्स कोड जो है उसको लागू किया जाएगा। आप यदि ध्यान दें तो हमारी जो टैक्स कोड है ये 1961 की है, तो 80 साल से ऊपर हो गया है, और इसमें काफी सारे जो अमेंडमेंट्स करके इसमें काफी वो खिचड़ी बन गई है। तो उसको जो बदलना है वो एक बहुत अच्छा कदम है। तो ये 3 मेरे अनुसार बहुत बहुत ही अहम है। इसके अलावा यदि आप देखें तो इनोवेशन में जो इंटरिम बजट में जो प्रावधान किया गया था, जो 50 साल के जो ऋण थे उसको भी किया, उसको रखा गया। 1 लाख करोड़ का की जो लागत थी वो बहुत बहुत अहम है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ में इसको काफी इनोवेशन पे जोर मिलेगा। मेरे अनुसार यदि एक आध चीज जो और कर सकते थे, इसमें काफी बहुत ही दूरदर्शी बजट है, लेकिन जिसमें काम करना अभी भी है, बाकी है, वो है मिडिल क्लास को और थोड़ा जो बेनिफिट्स है वो देना टैक्स के जरिए। क्योंकि इसमें यदि देखें तो शोध ये बताता है कि जो हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मान लीजिए वो लॉयर्स हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या डेंटिस्ट या डॉक्टर्स जो होते हैं, ये उतना कर नहीं देते जितने हमारे सैलरीड क्लास, मैं और आप जो हम सैलरीड क्लास हैं, हमारे इसमें जो देते हैं। तो सैलरीड क्लास को और थोड़ा जो बेनिफिट है उस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे जगलिंग ऑफ बॉल्स जैसे जो कहते हैं, उसमें करके बहुत दूरदर्शी बजट है, और फिस्कल डेफिसिट को भी कम रखा गया है। उसके लिए एक पाथ बताई गई है। तो मेरे अनुसार बहुत ही अच्छा बजट है विकसित भारत के लिए, जो 2047 में हम जिसके लिए सरकार काम कर रही है, उसमें काफी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। जब भी आम बजट पेश होता है तो किसी नौकरी पेशा व्यक्ति के मन में सबसे पहले यही सवाल होता है कि क्या उसे आयकर के टैक्स में कोई छूट मिली है। आयकर देने वालों के पास फिलहाल 2 विकल्प हैं। एक तो वो जो पुरानी आयकर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं, और दूसरा वो जो कि नई आयकर व्यवस्था है यानी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स आप दे सकते हैं। सरकार लोगों को नई कर व्यवस्था की ओर जाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब्स में कुछ रियायतें दी हैं। छोटे आयकर दाताओं को अगर हम हॉकी नुमा अंदाज में इस ग्राफिक्स में देखें, जो हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये छोटे आयकर दाताओं को इस नई टैक्स रिजीम में जो फायदा इस बार दिखाई देता है उसके आंकड़े देख लीजिए। अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी सालाना आय 3 से 7 लाख रुपए तक है तो 5% आप पर टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए है तो आप पर 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी सालाना आय है तो 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख तक की सालाना आय पर 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 15 लाख से ऊपर जो है वो टैक्स 30% हो जाएगा। नए टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन ये फायदा नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को ही होगा। और ये अगर बचत की बात की जाए तो करीब 17,500 रुपए तक की बचत इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको हो सकती है। 17,500 रुपए तक की बचत। और अगर इसकी जगह पुरानी कर व्यवस्था को देखें, क्योंकि अभी दोनों टैक्स व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, पुरानी भी और नई भी, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो उसके स्लैब इस तरीके से, उसमें कोई बदलाव आज के बजट में नहीं किया गया है। ये पुराने टैक्स स्लैब्स हैं। 0 से 2.5 लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 से 5 लाख तक की सालाना इनकम को 5% देना होता है। 5 से 10 लाख तक के इनकम को 20% टैक्स देना होता है, और 10 लाख से ऊपर ही 30% का ब्रैकेट शुरू हो जाता है। यानी जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर है उनको 30% तक का
इनकम टैक्स देना पड़ता है अपनी सालाना कमाई पर। लेकिन आज जब नई टैक्स व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब्स अनाउंस कर दिए तो जाहिर तौर पर आपके मन में होगा कि अगर तुलनात्मक तौर पर देखें नई और पुरानी व्यवस्था को तो क्या कैसे दिखाई देगा। अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए तक की है सालाना तो दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, दोनों तरफ पूरी छूट है। लेकिन अगर आपकी आमदनी 10 लाख रुपए तक की सालाना है तो पुरानी व्यवस्था में आपको करीब 1 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था में अगर आप इनकम टैक्स देंगे तो 25,000 रुपये देंगे, यानी आप 75,000 रुपये का सालाना बचत इसमें कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी सालाना आमदनी 15 लाख रुपए की है, सालाना आपकी कमाई, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में आप पे कर बनता है करीब 2.5 लाख रुपए का, और नई व्यवस्था में जो आप पे जो कर बनता है, टैक्स बनता है, वो 1,40,000 का, यानी करीब करीब आप इसमें 1,10,000 रुपये की बचत करते दिखाई देते हैं। तो नई टैक्स व्यवस्था को सरकार लगातार प्रमोट कर रही है। उनको लगता है इसी के जरिए ही सरकार के पास, उनके खजाने में ज़्यादा पैसा आ सकता है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये दो टैक्स रेजिम है, न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रहे हैं सबको न्यू टैक्स रेजिम में जाने के लिए जी। तो उसके लिए अगर कोई न्यू टैक्स रेजिम चुने तो उनको तो फायदा है। लेकिन इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि न्यू टैक्स रेजिम में अधिक से अधिक अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि टैक्स पेयर्स जाए, शायद इसको जो पीक टैक्स रेट है उसको कम करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश में कॉर्पोरेट टैक्सेस 25% है और पर्सनल इनकम टैक्स 30% प्लस चार्जेस है जी। तो मुझे लगता है कि अगर ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों टैक्स कॉन्वर्ट करे, न्यू टैक्स रेजिम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और ओल्ड टैक्स रेजिम का कोई जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में काफी ज्यादा इंसेंटिव्स है, बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत लोग को पता भी नहीं चलते हैं। तो टैक्स रेजिम का सिंप्लिसिटी के लिए मुझे लगता है कि फरवरी में अनाउंसमेंट आ सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाए, आपका टैक्स रेट, पीक टैक्स रेट कम हो जाएंगे और वो काफी बड़ा फायदा होगा सब टैक्स पेयर्स के लिए। एक तरफ टैक्सेशन के अंदर काफी हद तक सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। 1 साल और 2 साल, 2 पीरियड के अंदर टैक्स लॉन्ग टर्म का कंप्लीट हो जा रहा है। जो लिस्टेड सिक्योरिटी है वो 1 साल के दायरे में आती है, जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है वो 2 साल के दायरे में आती है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी को भी 12.5% टैक्स लगता है, लिस्टेड को भी 12.5% का टैक्स लगता है। तो एक क्लैरिटी बन गई। जो पहले ऐसा समय था कि अनलिस्टेड के अंदर 20% का टैक्स लगता था, जैसे रियल एस्टेट, उसके अंदर 20% का टैक्स लगता था, अभी वो घट के 12.5% हो चुका है। एग्रीड, आई थिंक साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट निकाल दिया गया है, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी था, ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। हाँ, एक चीज के लिए मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि हम नए टैक्स कोड की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये साल के अंदर ऑलरेडी 6 महीने निकल चुके हैं इंटरिम बजट के बाद और अभी दूसरे 6 महीने बाकी है। तो ये 6 महीने के लिए सब टैक्स रेट के चेंजेस करने की जरूरत शायद नहीं थी। इसके अंदर टैक्स पेयर को असुविधा ज्यादा होगी। आपको एक ही साल के अंदर 2 अलग से टैक्स के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ये बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई, 2 टैक्स कैलकुलेशन अलग से करने पड़ेंगे। और अगले साल में जो नया टैक्स कोड लाने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर काफी हद तक टैक्स रेट को सिंप्लीफाई करने की बात है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की बात है, तो अगले साल के अंदर तीसरा नया स्ट्रक्चर आ जाएगा। आई थिंक इतनी असुविधा टैक्स पेयर को नहीं देनी चाहिए। बस मेरा एक ही रिजर्वेशन है, टैक्स के सामने में नहीं हूँ, बट आई थिंक असुविधा नहीं होनी चाहिए। आज आम बजट में वित्त मंत्री ने पूंजीगत निवेश जैसे जमीन जायदाद, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह से होने वाले मुनाफे पर टैक्स को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाया है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक घरेलू शेयर बाजार में करीब 9.5 करोड़ खुदरा निवेशक हैं और बड़े निवेशकों के अलावा इन छोटे निवेशकों पर भी इस फैसले का असर पड़ेगा। तो जिस तरीके से हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, ओलंपिक के साथ तुलना कर रहे हैं, तो अगर ओलंपिक के खेल में कुश्ती के मंच को देखा जाए तो कैसे दिखाई देता है कैपिटल गेन टैक्स का दांव इस बार जो सरकार की तरफ से है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 15% था वो अब 20% हो जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो जो पहले 10% था उसको 12.5% तक करने का ऐलान आज वित्त मंत्री ने किया है। सर्वप्रथम आम आदमी रोजगार चाहता है, आम आदमी चाहता है
की जो विकास हो रही है उसका वो अंग बने। आप जहां तक स्टॉक मार्केट की बात कह रहे हैं और उसके ऊपर आप संकेत कर रहे हैं, यह आपका भी यह अनुभव होगा कि स्टॉक मार्केट को बजट के विभिन्न पहलुओं को समझ समझने में संपूर्ण रूप से समय लगता है। जब स्टॉक मार्केट समझेगी तो वो स्टॉक मार्केट का करेक्शन होगा। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब संपूर्ण रूप से लोग इस बजट के विभिन्न आकारों को समझें तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका सकारात्मक असर होगा। रोजगार के ऊपर इसका सकारात्मक असर है। टैक्सेशन में जो उन्होंने परिवर्तन किया है, जीएसटी में और इनकम टैक्स में जो छूट मिली है, इससे एक आम साधारण आदमी को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो संपूर्ण रूप से आप अगर देखें तो यह बजट एक विकसित भारत बनाने के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान होगा। लेकिन सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान आज जैसे ही किया, वित्त मंत्री ने बाजार अचानक धड़ाम से गिरा। सेंसेक्स 1278 अंक गिरने के बाद संभला और बाद में 73 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। 80,429 पर आकर वो बंद हुआ, जबकि निफ्टी पहले 435 अंकों तक गिरा और आखिर में उसने अपने आप को संभाला और फिर जब शेयर मार्केट बंद हुआ तब तक 30 अंकों की गिरावट उस पर देखी गई और 24,479 पर आकर वो बंद हुआ। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती देश के युवाओं के लिए रोजगार के मौके तैयार करने की भी थी। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है। भारत की आबादी का 40% युवा हैं, जो यानी 13 से 35 साल उम्र के बीच के लोग हैं। उनके लिए नौकरी और स्वराज के मौके बनाने के लिए, स्वरोजगार के मौके बनाने के लिए सरकार ने बजट में कई खास ऐलान किए हैं। अगर हम पोल वोल्ट के अंदाज में देखें, जैसे कि हम ओलंपिक्स के साथ तुलना कर रहे हैं युवाओं के लिए, तो सपनों की ऊंची छलांग लगाने की बात की गई है। ईपीएफओ के तहत पहली बार रोजगार पाने वालों को तोहफा देने की बात है। 15,000 रुपए 3 किश्तों में मिलेंगे, इसका ऐलान आज किया गया है बजट में। 2.10 करोड़ युवाओं को इसका फायदा होगा और 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण देने का प्रस्ताव भी युवाओं के लिए इस बजट में किया गया है। खास बात यह कि 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का प्रावधान है। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए उनको भत्ता मिलेगा, इसकी भी घोषणा की गई है। कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और खास बात यह कि अब 10 के बजाय 20 लाख तक का मुद्रा लोन युवाओं को मिल सकता है स्टार्टअप्स के लिए और काम शुरू करने के लिए। देखिए, ये बजट में रोजगार पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। पहले तो जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल रहा है उनके लिए 1 महीने की सैलरी भारत सरकार देगा, जिनको 15,000 से 1 लाख तक की जॉब मिलती है। दूसरा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगी उनका ईपीएफओ में 12.5% वो एम्प्लॉयज़ देते हैं, 12.5% एम्प्लॉयर देता है। उसमें रिडक्शन भारत सरकार करेगा और दोनों को उसका फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। और तीसरा, जो नए एम्प्लॉयमेंट होंगे उसमें एम्प्लॉयर को 2 साल के लिए 3,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा 2 साल के लिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और मेरे विचार से ये एक ऐसा बजट है जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और चौथा, 500 जो बड़ी कंपनियां हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है इंटर्नशिप के लिए, और वो इंटर्नशिप जो लोगों को मिलेगी वर्किंग के लिए, उसका एक परसेंटेज भारत सरकार मीट करेगी। और इसके अलावा एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अनाउंस की गई है जो कि स्किल डेवलपमेंट की है और जो 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देगी और स्किलिंग के लिए। और विमेन लेड डेवलपमेंट में अगर आप देखते हैं तो विमेन के स्कीम्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। आम बजट से ठीक एक दिन पहले लोकसभा में सरकार ने ऐलान कर दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा।
इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार सबके निशाने पर आई, खासकर विरोधियों के, विपक्षियों के। लेकिन अगले ही दिन नीतीश सरकार को आम बजट में काफ़ी राहत देने की घोषणा वित्त मंत्री ने कर दी है। बिहार के लिए कई खास ऐलान किए गए हैं। अगर आप इसको ओलंपिक के अंदाज में देखिए कि कौन ज़्यादा मेडल जीता है, तो नीतीश कुमार के गले में बहुत से मेडल्स आज दिखाई देते हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की घोषणा आज कर दी गई है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाने की ऐलान आज कर दिया गया है। बोधगया राजगीर दरभंगा एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया। बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनाने की बात की गई है, जिसके लिए सड़क पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पावर प्रोजेक्ट के लिए भी खासा तवज्जो है। इसके लिए 21,400 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने देने का ऐलान किया है। सिंचाई के लिए बिहार में 11,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। महाबोधि मंदिर पर कॉरिडोर बनाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी आज किया गया। राजगीर के विकास के लिए काम करने की बात की गई है। नालंदा को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की बात की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर खासतौर पर तवज्जो रहेगा सरकार का। बिहार में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, नए एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी राज्य में किया जाएगा। यानी नीतीश कुमार को इस बजट में ऐसा बहुत कुछ मिल गया जो वो शायद विशेष दर्जा मिलने के बाद अपने राज्य के लिए कर पाते, लेकिन केंद्र की तरफ से घोषणा हो गई। भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, पर तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं बिहार को जिससे बिहार के लोग वाकई में खुश होंगे। मत भूलिए, बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। यद्यपि मैं बिहार से आता हूँ, आप आंकड़े देखें। मैं जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, मैं इससे जुटा था। उन्होंने मांग की थी कि स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस हो, उसका आज कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जिस रूप से बिहार के परिवर्तन के ऊपर एक निश्चित कदम उठाए गए हैं, नए योजनाएं टूरिज्म सेक्टर में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में समृद्धि लाने में बिहार में, इसका उनके पर कैपिटा इनकम के ऊपर बहुत बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा। मैं राज्यसभा में, मुझे सौभाग्य था जब आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन बिल पारित हो रही थी, तो सरकार के ऊपर से क्या यह कथन था कि आंध्र प्रदेश के प्रगति के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए गए। वो तो उस समय नहीं उठाए गए, लेकिन उन निश्चित कदम का आज उल्लेख किया गया है। तो इस रूप से जो भारत का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर से भी यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसी भी देश के विकास में बुनियादी ढांचे का रोल बहुत अहम होता है, जैसे सड़क, रेल, पुल वगैरह। मोदी सरकार इसके लिए निवेश पर पहले से काफ़ी जोर देती रही है। आज पेश हुए आम बजट में साल 2024-25 में बुनियादी क्षेत्र के लिए पूंजीगत खर्च 11.11 लाख करोड़ रखने का फैसला किया गया है। अगर आप इसको मैराथन के अंदाज में देखिए, ओलंपिक के रेस के तर्ज पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.11 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। कुल बजट में 3.4% का कैपेक्स इस पर आवंटित है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहां तक कैपेक्स है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स कहते हैं, वो पिछले कई सालों से 30% बढ़ता आ रहा है। तो अगर आपने 30% बढ़ाया है फरवरी इस साल में, तो फरवरी और अब के बीच में और कैसे बढ़ेगा? उसको पहले खर्च करना होगा। आप कैपेक्स तब बढ़ाते हो जब आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है। मुझे तो जानकारी है, क्योंकि मैं अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कैपेक्स देखता हूं और मैं उनको कहता हूं बढ़ाओ, और वो खर्च भी करते हैं। वो दैट इज द मेन इशू। तो इसलिए अगर फरवरी में आपने 30% बढ़ा के 11 लाख करोड़ किया है, तो अभी फरवरी और जुलाई के बीच में और आगे परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो सकती है। इस समय खर्च करेंगे, जो अगले साल का बजट होगा उसमें फिर ट्रेजेक्ट्री आगे बढ़ी। पर 11 लाख करोड़ बहुत होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप वी स्पेंट आवर वे आउट ऑफ द पेंडेमिक ऑल्सो, क्योंकि थ्रू सॉलिड जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। जहां तक स्किलिंग की बात है और यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात है, देखिए दुनिया भर जहां पे भी जब से बढ़िया अर्थव्यवस्था चल रही है, वो जो ग्रोथ है वो जॉबलेस होती है मरिया जी। इसलिए हमें उसको ब्रिक एंड मॉर्टर की तरफ वापस लाना होगा। और वह ग्रोथ हो, आप 8% ग्रो कर रहे हैं, पर आपके जो जॉब्स हैं उस पेस पे नहीं ग्रो करी, उस चीज के लिए ये करेक्शन है।
वित्त मंत्री ने बजट में जहां तमाम क्षेत्रों में निवेश पर काफी जोर दिया है, वहीं वित्तीय अनुशासन पर भी उनका हाथ ढीला नहीं पड़ा है। साल 2024-25 के लिए वित्तीय घाटे को 4.49% तक सीमित रखने का अनुमान रखा गया है। वित्तीय घाटे को अगर हम निशानेबाजी के अंदाज में देखना चाहें तो वित्तीय घाटे को 4.49% पर रखने का अनुमान लगाया गया है। मेरे हिसाब से बजट रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा देखें तो 4.9% ऑफ जीडीपी है। एक्सपेक्टेशन था 5.1%, इंटरिम बजट में 5.1% था, उससे लोअर है। और एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 0.9 परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी, बहुत बड़ा रिडक्शन इन डेफिसिट है जो वो एनविसाज किया जा रहा है। और 2013 से लेकर अभी तक, कोविड का साल अगर आप छोड़ दें, तो इतना ज्यादा हमने डेफिसिट रिडक्शन कभी नहीं देखा। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बजट है। फिस्कल प्रूडेंस और रिस्पॉन्सिबल बजट इस बजट का मेन बिग पिक्चर है। और इसमें मैं 10 में 10 दूंगी बिल्कुल। और फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से इसको बहुत इम्फेटिकली कहा कि हमें नेक्स्ट ईयर भी डेफिसिट कम करना है और हमें सॉवरेन डेट जो है वो उसको डिक्लाइनिंग पाथ पे लाना है। डेट जो हम हमारा कर्ज है, पूरे कंट्री का जो कर्ज है, उसे डिक्लाइनिंग पाथ पे लाना है। तो स्टेबिलिटी आप बोले, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोले, फिस्कल प्रूडेंस बोले, इसमें मैं जरूर 10 में 10 नंबर दूंगी। आम बजट में विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश भी खूब की गई है। विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। सुनते हैं इस पर क्या कहना है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के एमडी नीलेश शाह को। जो मैन्युफैक्चरिंग विदेशी कंपनी आई है उन्हें तो 25% एंड 15% टैक्स रेट भी शायद एप्लीकेबल था। एंड विदेशी कंपनीज को टैक्स कम करे वो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, बट उनके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कैसे इम्प्रूव करते हैं उसके ऊपर भी बारीक नजर रहेगी। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के आसपास थे जीडीपी में और पर कैपिटा जीडीपी में। आज वो हमसे 6-7 गुने बड़े हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमसे 10 गुना बड़ी है। तो हमें तो ये अपॉर्चुनिटी जो आई है चाइना +1, उसका दोनों हाथों से इस्तेमाल करना चाहिए। टैक्स की रेट कम करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाइए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए विदेशी बाजारों को खड़ा कर सके उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमने मोबाइल फोन्स में वो बहुत अच्छी तरह करके दिखाया है, बट कई ऐसे सेक्टर है जहाँ पे वो करना बाकी है। जो हमने मोबाइल फोन्स और खिलौनों में करके दिखाया, नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गए, वो बाकी क्षेत्र में करना जरूरी है। और ये टैक्स रेट का रिडक्शन उस स्टेप में एक सही प्रयास है। आम बजट के अलग अलग पहलुओं पर हमने आज दिन भर अलग अलग जानकारों से, अर्थशास्त्रियों से उनकी राय सुनी, उनकी राय आपको सुनाई भी। इसी मुद्दे पर कुछ देर पहले मैंने बात की नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरमानी से, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। सुनते हैं अरविंद वीरमानी। हमारे साथ अब नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरमानी जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। अरविंद जी, बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण जी का लगातार 7वां बजट है, एक नया रिकॉर्ड तो उनके नाम आया। आपके हिसाब से ये बजट कैसा है, कैसा लगा आपको? तो जैसे आपने पहले बोला था कि ये विकसित भारत के लिए इसका क्या महत्व है, तो इसके लिए हमें समझना होगा जो इशू है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर यूटिलाइज करना है, जो हमारी पोजीशन है दुनिया में उसको मजबूत करना है, तो हमारे जो युवा हैं उनको बेसिक एजुकेशन और स्किल देने पड़ेगी। तो
स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट दो हिस्से हैं एक ही सिक्के के। तो हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा। तो इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए हैं जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को और जो यंग लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं तो वे आगे बढ़ सकें, उन सब चीज़ों के लिए जॉब स्किलिंग की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि स्किल्स खाली क्लासरूम में नहीं, जॉब स्किल जो होती हैं वो क्लासरूम में खाली नहीं होती, उनके लिए एक्चुअली वर्किंग लर्निंग बाय डूइंग करना पड़ता है। तो ये 5 प्रोग्राम जो शुरू किए गए हैं उनका महत्व ये है कि हर एक किसी एस्पेक्ट ऑफ जॉब्स, किसी एस्पेक्ट ऑफ स्किलिंग, किसी इंडस्ट्री में ये अक्रॉस द बोर्ड कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक्सपीरियंस हो 1 महीने का, 3 महीने का, कई जगह 1 साल का, तो खास एम्प्लॉयमेंट भी मिले और पता भी लगे कि किस टाइप की स्किल्स, किस टाइप की स्पेशल एजुकेशन जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत महत्वपूर्ण ओरिएंटेशन है। जहाँ तक मुझे पता है ये फर्स्ट बजट है जिसमें इतना इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्किल्स पे दिया गया है। वीरवानी जी, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की। कल ही के जो आंकड़े आए इकोनॉमिक सर्वे के, और ये हम सब जानते हैं कि CMI के आंकड़ों में दिखाया गया कि करीब 9% से ज़्यादा की अनएम्प्लॉयमेंट दर है ये अपने देश में। बेरोज़गारी की दर जो है वो 9.2% के आसपास है। क्या आपको लगता है कि ये जो स्कीम्स अनाउंस की गई हैं उसको एड्रेस करेगा? देखो, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो दिन के दिन, हफ्ते के हफ्ते, क्वार्टर के क्वार्टर्स फ्लक्चुएट करता है। जब मैं दूरी की देखता हूँ, जब मैं ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ वर्कर पॉपुलेशन रेशो, और वो PLFS का 2017-18 से लेके 2017-18 से लेके 2022-23 का मैंने बड़ा केयरफुली एनालाइज किया है और क्लियर अप ट्रेंड है उसमें। इसका क्या मतलब है? वर्कर पॉपुलेशन रेशो जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ जॉब्स आर इंक्रीजिंग फास्टर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो जो ट्रेंड अब नज़र आ रहा है वो क्लियरली पॉजिटिव है। अब जो बेसिक प्रॉब्लम मैंने ये एक वर्किंग पेपर में मैं एनालाइज किया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अब हमारी वेबसाइट पे है। मैंने सबको डिटेल में एनालाइज किया है और मुझे उसमें पता लगा है कि स्किल्स की प्रॉब्लम है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो आपके रियल वेजेस भी नहीं बढ़ेंगे। जहाँ पे स्किल्स एक्वायर हो रही हैं वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वेजेस बढ़ते हैं। जहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है वो अप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं हैं। 2 साल पहले मेरे को पता लगा था कि एक कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में 1,00,000 वैकेंसीज थी। अब वो रिसेंटली आया है पेपर में कि 50,000 वैकेंसीज हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल्स। जो जॉब्स है और स्किल्स को मैच करना है और अप्रोप्रिएट स्किल्स बनानी है। तो ये जो 5 प्रोग्राम हैं और भी प्रोग्राम हैं जो SME रिलेटेड भी आप देखेंगे बजट में, एक SME रिलेटेड भी स्किल्स प्रोग्राम है। तो स्किल्स क्रिएट जॉब्स, नॉट जॉब्स क्रिएट स्किल्स। सो मैं ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं, आई थिंक दीज आर नॉट रेलेवेंट टू लॉन्ग टर्म employment growth and long term growth. They are certainly important for short term macro management. अरविंद जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ देर पहले चिदम्बरम साहब बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने कहा, क्योंकि वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी फाइनेंस को उतना ही समझते हैं, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बहुत ध्यान से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखा। एम्प्लॉयमेंट लिंक जो इंसेंटिव की बात की गई है वो प्रोग्राम कांग्रेस ने अनाउंस किया। अप्रेंटिसशिप की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की। एंजल टैक्स को ख़त्म करने की बात कांग्रेस ने की, और वही तमाम चीज़ें आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की हैं। उन्होंने उसको वेलकम किया।
तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस की जो स्कीम्स अनाउंसमेंट की गई थी उसकी तरफ भी देखा होगा इन चीज़ों को अनाउंस करने के पहले सरकार ने? तो मैं तीन चीज़ें आपको बोलूँगा। पहले मैंने भी काम किया है। मैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र था जब श्री चिदम्बरम जी वहाँ पे थे। ऑफ कोर्स 2-3 महीने के बाद वो चले गए थे और प्रणब मुखर्जी आए थे, तो आई एम नॉट अनफेमिलियर विथ हिम। सेकेंडली मैं कहूँगा आप हमारे भी देखिए, देर आर 2 पेपर्स ऑन द नीति आयोग वेबसाइट। One is called Bharatiya Model of Development, the other is the one I just told you, विकसित भारत। उसमें हमने सारी चीज़ें एनालाइज की हैं और आप ही डिसाइड करिए। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर सकता, पर आप इनसे कंपेयर करिए और फिर बताइए कि ये जो स्कीमें हैं हमारे एनालिसिस से मिलती हैं या कांग्रेस मैनिफेस्टो से मिलती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और छूँगा सर मैं, उसके बाद आपको जाने की इजाज़त दे देता हूँ। जैसे ही बजट अनाउंस हो रहा था, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात आई और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात आई, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एकदम से रेड जोन में चला गया और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखी गई। हालांकि लेटर और मार्केट रिकवर किया। क्या आपको लगता है कि ये सेंटिमेंट जो थे मार्केट के, ये आने वाले दिनों में भी असर डालेंगे और क्या इसका इन्वेस्टमेंट पर कोई असर पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट का तो शक या डर ये है कि जब इंडिया जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं बॉन्ड इंडेक्स में आएगा तो दे विल बी अ सर्ज ऑफ FII इनफ्लो। सो जहाँ तक ये थोड़ा काउंटर भी करता है तो एक्चुअली दैट विल बी अ पॉजिटिव, बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम ये हो जाती है जब बहुत ज़्यादा कैपिटल आता है तो रुपी अप्रिशिएट करेगा एंड दैट कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो मुझे नहीं डर है। मैनी एनालिस्ट हैव सेड कि जो हमारा प्राइस अर्निंग रेशो वो बहुत हाई है, तो इन द सेंस दैट इफ़ इट काउंटर्स व्हाट मेनी आर अफ्रेड इज़ टू हाई स्टॉक मार्केट। सो मुझे ये इसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर देयर विल बी इनफ FII इनफ्लोज इन द कमिंग ईयर्स। एक लास्ट सवाल और सर, उसके बाद मैं आप रोज़ रोज़ बात करने का मौका नहीं मिलता है। इस पूरे बजट से आपको लगता है कि जो इनकम टैक्स स्लैब्स में जो चेंजेस किए गए हैं न्यू रिजीम के तहत, उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि करीब 17,500 रुपये हर एक करदाता के पास बचेगा, जिसको अगर आप महीने में कन्वर्ट करें तो करीब 1300-1400 रुपये महीने की बात होती है। इस परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि इस इतना पैसा जब एक मिडिल क्लास के पास या लोअर इनकम ग्रुप के पास बढ़ेगा, इस कंजम्पशन की अमाउंट से क्या वाकई में कंजम्पशंस क्रिएट होंगे, लोग बाग शॉपिंग करेंगे, खर्चा करेंगे? अब मतलब इनको दो तरह आंसर कर सकता हूँ। एक तो होता है सिग्नल, तो मिडिल क्लास फील कर रही थी कि उनकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही या निगलेक्ट कर रही है, तो इन दैट सेंस आई वुड सी कि ये थोड़ा सिग्नल दे रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि सब अटेंशन गवर्नमेंट की और ग्रुप्स के पास है। तो वन इज़ सिग्नलिंग फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर होता है जो आप कह रहे हो, जो डायरेक्ट इफेक्ट, वो नंबर से तो यही लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा है -19,000 का इफेक्ट है इसका। सो ऑब्वियसली जो अगर 19,000 मुझे एग्जैक्ट नहीं है कि वो इनकम टैक्स से खाली था कि और टैक्सेस भी, पर अगर उसके हिसाब से ले लीजिए जो भी रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस जो दिखाई है बजट में, उतना ही इनकम जो टैक्स पेयर्स बढ़ेगा, और उसमें आप लगाइए सेविंग्स रेट या कंजम्पशन रेट समझ लीजिए 60%, तो उतना ही कंजम्पशन इफेक्ट हम इम्पैक्ट अज्यूम कर सकते हैं। जी,
चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए और इस बजट की न्यूएंसेस को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब एक और अहम मुद्दा, मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक का अब बात कर लेते हैं। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें शक नहीं कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, लेकिन ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे लगे कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वो नीट यूजी का नतीजा फिर से जारी करे। लगातार 4 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें कोई शंका नहीं कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, लेकिन ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे लगे कि परीक्षा में प्रणालीगत खामी थी और जिससे पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हुई। इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी कराने के नतीजे बहुत गंभीर होंगे, जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए होगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा। चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था। कोर्ट ने सबसे पहले तो लीक को माना कि कि लीक जो है वो पटना और हजारीबाग में जो है वो 2 जगह लीक हुआ है। कोर्ट ने इसको माना है। कोर्ट मोबाइल से और इससे उसको स्प्रेड आउट हुआ ये भी माना है, लेकिन कोर्ट इसके साथ साथ कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट पर रिलाई करा है और सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ये पटना के 2 सेंटर्स और हजारीबाग की 2 सेंटर्स तक ही सीमित रहा और 155 छात्रों को उन्होंने आइडेंटिफाई करा है जो इसके बेनिफिशरीज रहे हैं। साथ साथ जो अनप्रेसिडेंटेड हाइक कुछ सेंटर्स की बात हो रही थी जिसमें सीकर और बाकी है, उसका डाटा भी भारत सरकार ने जो रिलीज़ करा है, जो 2022, 23 और 24 में कंपैरिजन करा है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उसमें इस तरह का किसी भी तरह का कोई अनप्रेसिडेंटेड हाइक नज़र नहीं आता है। दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जाए। जो कोई भी छात्र इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है, उसे प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। ये मुद्दा कानूनी होने के साथ साथ राजनीतिक भी बन गया था। जाहिर है इस फैसले ने एक पक्ष को निराश किया है। Why is this happening? Do we need another structure in setting up an examination? ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस तरह की परीक्षाओं से कैसे डील करेंगे? इन सभी चीजों पर गौर करना जरूरी है। नीट परीक्षा सीबीएसई सिस्टम पर आधारित होती है, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो उन बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकते जो सीबीएसई बोर्ड से परिचित हैं। तो यहाँ पर एक असमानता दिखती है। जब सरकार कह रही है कि सबका साथ, तो हर तबके की बात होनी चाहिए ना। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि ये सरकार इस तरह के घोटालों में क्यों शामिल रहती है। If governments are for everybody, they have to deal with every section of our youth. सुप्रीम कोर्ट ने भौतिकी के सवाल का सही जवाब भी तय कर दिया है। इससे 4 लाख से ज्यादा छात्रों के 5 अंक कम हो जाएंगे, जबकि 61 टॉपर में से 44 लिस्ट से बाहर होंगे। अभी परीक्षा के लिए गाइडलाइन भी अदालत जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मान लिया कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। जाहिर है अदालत ने इस मामले में 24 लाख बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखा है। भले ही नीट परीक्षा दोबारा ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि नीट भी पूरी तरह क्लीन नहीं है। नई दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।